बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, बरतानिया के शहर शेफील्ड से आपकी खिदमत में जस्तजू लेकर हाज़िर हैं। आज का जस्तजू जैसे कि एक सीरीज़ आप देख रहे हैं जस्तजू की चेयरमैन OPF जनाब सैयद कमर रज़ा शाह साहब के साथ। मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ यही है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी से पूरी कौम सरशार है। ख़ास तौर पर जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, इनके हवाले से हमेशा बात की जाती है कि ये पाकिस्तान के कोई थोड़ा सा भी इशू हो और उसके ऊपर अपना रिएक्शन ये ज़्यादा शो करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान से बहुत अटैच्ड। ये पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के किसी इदारे का सरबराह, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के इदारे का सरबराह ओवरसीज़ के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू था। 5th वॉर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका आगाज़ हो चुका था। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई थी और जैसे कि आपको पता है कि 10 मई के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की मसल्लह अफ़वाज ने दिफा किया पाकिस्तान का और दुश्मन को जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद कुछ चीज़ें पाकिस्तानी कौम के सामने भी आईं, पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी आईं और फिर इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले से वाक़िफ़ थी कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, 6th वॉर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, इसके पीछे कोई भी पाकिस्तानी नहीं, इसके पीछे कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं था। ये कुछ और लोग थे, कुछ और कुव्वतें थीं जो पाकिस्तान के दुश्मन थे। फेक अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके मसाइल भी हैं। सैयद कमर रज़ा शाह साहब से इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम ब्रीफिंग लेंगे। आज का ये प्रोग्राम, जिस तरह आप पहले प्रोग्राम भी सारे देख चुके हैं, सब के पीछे बैरिस्टर आबिद साहब का हाथ है, उनकी एक पूरी टीम है, वो इन सारे प्रोग्राम को तश्कील देने में वो लगे हुए हैं और उनके पीछे भी एक ही क़ुव्वत है और वो क़ुव्वत है जज्बा ईमानी की और पाकिस्तान से मोहब्बत। तो हम सैयद कमर रज़ा शाह साहब के पास चलते हैं। आज के इस शो में ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत के साबिक़ जो ओवरसीज़ के हमारे सरबराह थे ज़ुबैर गुल साहब, वो भी आज की इस तकरीब में मौजूद हैं और ख़ास तौर पे मेंबर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स लॉर्ड शफ़क़, उनका तल्लुक़ शेफील्ड से है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और एक अहम शख्सियत को आज मदऊ किया गया है जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ बरतानिया में वो ओवरसीज़ हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनको तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। ज़ाहिद मुग़ल साहब, ख़ास तौर पर आज उनकी सेलिब्रेशन भी यहाँ पर की जा रही है। तो सैयद कमर रज़ा शाह साहब के पास हम चलेंगे। आज की सदारत जो है वाजी महबूब सब कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग सब के। शाह साहब, आप सारी जगहों पे जा रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का लोग, ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि लोग पता नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या इदारों के ख़िलाफ़ हैं, लोगों ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि हाथ मजबूत कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। दुश्मन अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो फिर मसल्लह अफ़वाज के साथ एक ढाल की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना रोल अदा करेंगे। आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप जा रहे हैं, आजकल इतने लोगों से मिल रहे हैं, जस्तजू में लोग आ रहे हैं, अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, तो आज शेफील्ड के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाज़ अफ़ज़ल साहब आपका। आप मुसलसल हमारे साथ इस मुहिम में शरीक हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सदर महफ़िल लॉर्ड शफ़क़ साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, मेरे बहुत ही ऑनरेबल बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बैरिस्टर आबिद साहब का दिल की अता गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिस तरह से वो शफ़क़त फरमा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दे रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम का उन्होंने एहतमाम भी किया है। उस हिस्से में मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आप सब का भी मैं मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर हमने पाकिस्तान की बात करनी है, जहाँ पे हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करनी है, जहाँ पे हमने अफ़वाज पाकिस्तान की बात करनी है, जहाँ पे हमने हुकूमत पाकिस्तान की बात करनी है और ये देखना है कि जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनका हल कैसे और आसान और जल्दी तरीके से हो और हम जो पाकिस्तान, जो कि हमारा
सब कुछ है, उसकी तमीर और तरक्की में किस तरीके से बेहतर अंदाज में हम अपना हिस्सा डाल सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मिलादुन नबी का जो माह मुबारक है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा 10 मई के बाद जो पाकिस्तान सामने आया है उसकी भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब जानते हैं जिस अंदाज में, क्योंकि मुसलसल कुछ टाइम से नेगेटिविटी ने हमें घेरा हुआ था एज ए कौम, एज ए मुल्क, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले तो इंडिया ने जब ये देखा, मौका गनीमत जाना कि इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर है, तो पाकिस्तान पे उसने एक खुद साख्ता बहाना बनाकर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर, जिसका पाकिस्तान ने बारहा उनको बताया जी कि हम आपके साथ ताउन को तैयार हैं, आप इसकी तहकीकात करें, अगर पाकिस्तान सज़ा कसूरवार होगा हम सज़ा के लिए तैयार हैं। मगर चूँकि वो खुद साख्ता उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था, खुद से तैयार किया हुआ था, उनको पता था उसकी हकीकत कुछ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, और अल्लाह रब इज़्ज़त ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को इतना स्ट्रेंथन किया कि उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन देखता रह गया। पहला जब उसने अटैक किया कोई 80 प्लेन्स के साथ, तो 6 जहाज़ उसके मार गिराए पाकिस्तानी एयरफोर्स को, और न सिर्फ 6 जहाज़ गिराए बल्कि जो फर्स्ट हैंड हमें बताया गया कि 20 के करीब उसके जहाज़ लॉक कर लिए थे पाकिस्तान एयरफोर्स ने, मगर इन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, तो वो डैमेज किया जो एक अफोर्डेबल वे में आता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसने किस तरीके से पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक किए हैं, और पाकिस्तान जो लोग यहाँ कश्मीर के हैं उनको बखूबी पता होगा कि कंट्रोल लाइन पे जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जवाब दिया है इंडिया को, उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए हैं जो कि आपने टीवी पे देखे होंगे, और फर्स्ट हैंड भी मैंने सुना है जो लोग बॉर्डर पे थे जिन्होंने ये जारियत का जवाब दिया है। और फिर बिलाखिर 10 मई को जो पाकिस्तान ने एक वक्त में इंडिया के 19 जगह पे उसकी रौनियत और फिरौनियत का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि इंडिया अमेरिका के पास गया और अमेरिका की मुदाखलत से इंडिया की रिक्वेस्ट पे ये जंग रुकी। पाकिस्तान कभी भी इस जंग का हामी नहीं था, इसकी फेवर में नहीं था, क्योंकि इस वक्त हमें एक इकॉनमी के मसाइल दरपेश हैं, हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है, हमने अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना है। तो रादर देन कि हम अपनी इकॉनमी इम्प्रूव करें और अगर हम जंग में जाते हैं, पर मैं कहता हूँ शेर की गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 रोज़ा ज़िंदगी बेहतर है। तो जब हम पे उन्होंने अटैक किया और जो फिर 10 मई को जवाब दिया, उसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल थी। मैंने खुद फील्ड मार्शल की ज़बानी सुना है, अमेरिका में वो हाल बयान कर रहे थे जंग का। उन्होंने कहा यार कि एक मिसाइल ऐसा था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी गलत फीड हो गई। जब गलत फीड हो गई तो हम परेशान थे कि ये किसी सिविलियन आबादी में जाके लगेगा, सिविल कैजुअलिटीज़ होंगी, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो वी वॉज वेरी मच अपसेट एंड वरीड थे, परेशान थे। मगर अल्लाह का करना देखें, वो गलत फ्रीक्वेंसी जाके एक उनका डिव को उसने उड़ा के रख दिया। जो लोग समझते हैं आर्मी की इसलाह यूनिट होती है, ब्रिगेड होता है, फिर एक डिव होता है, तो डिव को उसने तबाह करके रख दिया। और जिस पे बहुत नाज था, मान था S-400, हमारे जो सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट बच्चे हैं उन्होंने भी साथ दिया। हमारे एयरफोर्स में कुछ लोग ऐसे हैं, आर्मी में ऐसे हैं जिन्होंने उसके पूरे सिस्टम को जैम कर दिया, और इंडिया को मजबूरन ये जंग रुकवानी पड़ी अमेरिका को इन्वॉल्व करके। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से इम्कनार किया, जिस पे मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और मेरी पूरी कौम शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से और कामयाबी से हमकिनार किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये हमें ज़्यादा शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करें इस कामयाबी पे। और अगर हम पहले 8 घंटे काम कर रहे थे तो अब 12 घंटे काम करें और अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दें, अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करें। देखें जी, हम लोग दुनिया में कहीं भी रहते हों,
ہمارے پاس جیب میں برٹش پاسپورٹ ہو یا یورپین پاسپورٹ ہو یا کینیڈین پاسپورٹ ہو یا امریکن ہو یا آسٹریلین ہو، ہمارے چہرے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ پاکستانی بنایا ہے، ہم ان کو نہیں بدل سکتے۔ تو پاکستان کی نیک نامی، پاکستان کی سربلندی، پاکستان کی کامیابی میں ہماری نیک نامی، کامیابی اور سربلندی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے، یہ تھوڑی دیر پہلے اعجاز افضل صاحب نے ذکر کیا 5th جنریشن وار کا، تو دشمن نے ہمیں ایسا ہمارے اندر الجھا دیا، اور میں مغرب کا وقت ہے الفن کہہ رہا ہوں، میں کوئی لفاظ ہی نہیں کرتا، میں وہ بات کروں گا جس پہ مجھے خود یقین ہوگا، جس کو میں نے خود سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور نہ میں کسی پارٹی سے ہوں، نہ مجھے کسی پارٹی کی مخالفت ہے، تو نہ کسی پارٹی کی حمایت ہے، میں سیدھا سادہ پاکستانی ہوں اور اوورسیز پاکستانی ہوں۔ تو جو 5th جنریشن وار کے ذریعے دشمن نے ہمیں اپنے اندر الجھا دیا، اپنے اداروں کے خلاف کر دیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرشتے ہیں سارے، کمیاں بیشیاں ہر جگہ پہ ہیں، ہر ایک میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، جفاکش لوگ ہیں، ہم جہاں جہاں بھی ہیں، کوئی دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک میں کوئی 25 ملین لوگ ہیں، ہمارا ڈیٹا 11 ملین کہتا ہے، پر میں 25 ملین سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹھیک ڈیٹا ہو تو ہم 25 ملین کے قریب لوگ ہیں پوری دنیا میں، اور جو ہمارا کردار ہے پاکستان کی معیشت میں وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں کوئی 60 بلین کے قریب ہے۔ کمزوری اگین پاکستان کی طرف ہے کہ وہ ہنڈی ختم نہیں کر پائے، وہ دوسرے چینلز ختم نہیں کر پائے، اور پراپرلی جو ریمیٹنس ہیں ان کو چینلائز نہیں کر پائے۔ اگر یہ پراپر چینلائز ہو جائے تو یہ 38.3 بلین نہ ہو، یہ 60 بلین، اور جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کی کنزمپشن بھی 30% اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں، اور ہم کوئی احسان نہیں کرتے، پاکستان ہمارا ملک ہے، پیسے ہم اپنے گھروں کو بیچتے ہیں، مگر گھروں کو بیچتے ہوئے بھی ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں آپ کا کردار ہے، آپ لارڈ شفق صاحب کو دیکھ لیں، میرے بھائی یہاں پہ کونسلر صاحبان بیٹھے ہیں، سامنے کونسلر صاحبان بیٹھے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے جنہوں نے یہاں کیبنٹ میں سرو کیا ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا جی، ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں، تو یہ اپنا اپنا ہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے پاکستان کی نیک نامی کر رہے ہیں۔ اس کو فیلڈ مارشل کہتے ہیں، یہ پاکستان کی روشنی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، اور بالکل میرا بھی اس پہ یقین اور ایمان ہے کہ ہم پاکستان کی روشنی ہے۔ یقین جانے کبھی میں ٹیوب میں بیٹھا ہوں تو جو کوئی ڈسیبل آ جائے، کوئی پریگننٹ خاتون آ جائے، کوئی ایلڈرلی بندہ آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اور رستے میں چلتے ہوئے کوئی نیچے کوئی چیز نہیں پھینکتے ہیں کہ یار ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہ یار کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے انداز میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، ہمیں سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، معافی چاہتا ہوں مجھے کسی سے مخالفت نہیں ہے، بٹ پاکستان سے باہر ہمیں پاکستانی ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کی کوئی اور سیاسی پارٹی بھی یہاں آپ کو نظر آتی ہے ماں سوائے ہمارے ملک کے، اور جو لوگ ہیں وہ ہمیں یوز ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان سے باہر ہم پاکستانی ہیں، انسان ہیں، پاکستانی ہیں، یا ہمیں پاکستان کی خیر خواہی چاہیے، یا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ جو ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس 2 ملک ہیں۔ اس ملک نے بھی ہمیں ہر طرح سے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، نوازا ہے، ہمیں ہر طرح کے حقوق دیے ہیں، ہم آزادی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم امام بارگاہ میں جا سکتے ہیں، ہم اپنی مذہبی رسومات بھرپور طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ ریپرزنٹیٹیو ہاؤس آف لارڈ میں بیٹھے ہیں، ہاؤس آف کامن میں بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، اور اس وقت مبارک ہو آپ سب کو کہ ہماری ایک بیٹی، ہماری ایک بہن اس وقت وزیر داخلہ ہے موجودہ حکومت، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا یہاں لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، کونسلر میں۔ تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بس میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہو رہا ہوں جگہ جگہ۔ ایک تو یہ جو میسج میں نے دیا، یہ میسج مقصد ہے، اور دوسرا جو اوورسیز کے مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ لوگوں کی گائیڈنس، آپ لوگوں کی تجاویز، آپ لوگوں کی سرپرستی چاہیے، آپ لوگوں کی مدد چاہیے، آپ لوگوں کی رہنمائی چاہیے مجھے، تاکہ میں بہتر انداز میں آپ کو سرو کر سکوں۔ جو
पाकिस्तान में हमारे मसाइल हैं, वो क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उनका हल निकल सकता है। अगर हम इकट्ठे होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमें रोक सके अपने हकूक़ लेने। और जब मैं हकूक़ की बात करता हूँ तो जब आपके मसाइल हल होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की होगी। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप पाकिस्तान में वापस इन्वेस्ट करेंगे। तो यही मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान की खिदमत का तरीक़ाकार है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, आपके मसाइल का हल किया जाए और आप दिमागी तौर पे मुतमईन हो कि हम पाकिस्तान में हम भी सेफ़ हैं, हमारा जान माल भी महफूज है और पाकिस्तान में तरक्की के मौके भी हैं, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सैयद कमर रज़ा शाह साहब जो कि चेयरमैन हैं और OPF के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी भी स्टेज के ऊपर बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो शुरका हैं आज के, काउंसलर अब्दुल क़य्यूम साहब, डॉक्टर शाह नवाज़ साहब, फॉर्मर काउंसलर इलियास खान साहब, पहले मैं 3 सवाल लेता हूँ और फिर इन 3 सवालों के शाह साहब से जवाब लेंगे, फिर उसके बाद 3 सवाल लेंगे। तो काउंसलर अब्दुल क़य्यूम खान साहब, आप प्लीज़ काइंडली, आपके जहन में कोई सवाल है शाह साहब के लिए तो वो बताएं। शाह साहब, से पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। OPF एक बहुत अहम अदारा और काफ़ी अरसे से एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मुख्तसर जवाब सवाल यही है कि देखें, हमारी कम्युनिटी में, यहाँ पूरी UK में, शेफील्ड में भी और बाकी मुल्क में भी काफ़ी सारी टैलेंट है माशाल्लाह। हमारे कम्युनिटी में टैलेंट की कमी कोई नहीं है इंशाल्लाह, बहुत प्रोफेशनल्स हैं और काफ़ी हमारे जो ये इंडिविजुअल्स हैं वो अभी भी कई सदियों कहता हूँ, कई डेकेड्स के बाद भी जो हमारे मुल्क से अपना तल्लुक़ है, हमारा वो जो प्यार मोहब्बत है वो कम नहीं हुआ। थोड़ी सी भी ऐसी बात होती है जैसे अभी वाक़या हुआ तो हमारी पूरी कौम मुल्क के पीछे खड़ी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क को कुछ वापस देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसकी बेहतरी के लिए, लेकिन अक्सर स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए ये मसला पड़ जाता है कि जब वो कुछ कोशिश करते हैं, जाते हैं, तो जो हमारा वहाँ सिस्टम है वो उनको वहाँ पर फिट नहीं होने देता, कंप्रोमाइज़, अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे ये प्रोफेशनल्स बाहर मुल्क में काम करें, जिसको कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन कहते हैं, हमारे मुल्क से बहुत सारे ब्रेन ड्रेन हो चुका है, लोग प्रोफेशनल्स बाहर जा चुके हैं क्योंकि अपने मुल्क में उनको ये मौके नहीं मैसर होते। मेरा सवाल ये है कि OPF इस सिलसिले में कौन सी रोल अदा कर सकता है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स बाहर हैं उनको वापस अपने मुल्क में जाकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इन्होंने बात की है शाह साहब प्रोफेशनल की, तो जो मेरे नेक्स्ट सवाल करने वाले डॉक्टर साहब हैं ना, डॉक्टर शाह नवाज़ साहब, ये बरतानिया में चंद बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शाह नवाज़ साहब का शुमार उनमें होता है और ये जो बैरिस्टर साहब और हम दोस्त मिल के अस्पताल बना रहे थे ना, उसके लिए डॉक्टर साहब ने सैकड़ों के हिसाब से हार्ट के बाईपास ऑपरेशन किए हुए हैं और माशाल्लाह ये पाकिस्तान शाह साहब जाना चाह रहे थे इस अस्पताल के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी सारी, उन्होंने कहा मेरी वक्त पर मैं वहाँ पे इस अस्पताल के लिए खिदमत करूँगा, इसके लिए अभी बैरिस्टर साहब। हाँ, तो ये सवाल, वो प्रोफेशनल की बात आई तो मैं इनको देख के मैंने कहा अगला सवाल ये कर रहे हैं तो बताऊँ कि ये प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत करना चाह रहे हैं। नवाज़ साहब, क्या सवाल है आपके पास? थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सही साहब, लवली टू हियर। असली जो प्रोफेशनल का है वो काफ़ी जो है ना हर फील्ड के प्रोफेशनल माशाल्लाह पाकिस्तान में अपना जो है ना सर्विस दे रहे हैं। हमने भी काफ़ी अर्से से इन्होंने इजाज़ साहब ने बात की है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं जो बात करना चाहता हूँ, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब हम पाकिस्तान को विज़िट करते हैं, अक्सर हमारे जो वहाँ अदारे हैं वो हमसे कहते हैं कि आप जो है ना फर्दर यहाँ इन्वेस्ट करें और हिस्सा लें, और हम भी चाहते हैं कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ कोई एक बेस हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, ताकि जो हमारे लिए फैसिलिटेट करे अगर कुछ हम करना चाहते हैं। मैंने एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी मीरपुर में हेल्थ रिलेटेड, तो वो ख़ुद हमें कुछ करना पड़ा जो है ना। बाकी जो लोकल अदारों से हमने कोशिश की, उन्होंने वैसे हेल्प की काफ़ी,
لیکن جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر آپ کا کوئی وہاں آفس ہو, کوئی یہاں وہاں جا کے ریپرزینٹیو ہوں. ٹھیک. آپ کا سوال آپ تک پہنچ گیا. ہمارے ساتھ اس وقت اشفاق کیانی صاحب ہیں, لیکن میں آپ کو کھڑا نہیں کروں گا, آپ بیٹھ کے سوال کریں. مجھے احساس ہے آپ کا. جی کیانی صاحب. شکریہ. سب سے پہلے تو پوڈیم میں بیٹھے ہوئے ساتھی ان کو سلام, اور آج کے جو صاحب صدر ہیں اور بالخصوص ہمارے جو گیسٹ ہیں زبیر گل بھائی اور سید قمر صاحب, رضا صاحب, اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے ساتھی اور میرے بھائی جو مغل صاحب ہیں ان کی, اور لارڈ محمد آف ٹنزلی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ جیسے ساتھی نے کہا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہے, there are multitude of problems that we as a Pakistani we face. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر تھوڑی سی اگر نظر آپ دلائیں تو 25-30 سال یا اس سے کم پہلے بھی اوورسیز ٹاسک فورس جو ہے وہ ایک قائم کی گئی تھی, جس کے میں سمجھتا ہوں جس کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ زبیر گل بھائی, سعید صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ the caliber of زبیر گل and his relentless efforts آپ کے لیے اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے. میں چونکہ there is not a void of talent in پاکستانی community and کشمیری, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بالخصوص وہاں اوورسیز جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سیلز وہاں کام کریں, تاکہ ان ٹائم آف نیڈ یا جب بھی ہمارے کوئی ایسے ایشو میجر ایشو ہوں, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام لینڈ مافیا یا ڈکیتی یا سیفٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ آف کورس دا پاکستان ایئر لائن, یہ بھی ہمارے لیے ایک میجر ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد پیش, ویئر بیہائنڈ یو. الحمدللہ آپ کے بارے میں بیرسٹر صاحب سے, اعجاز بھائی سے اچھی باتیں سنی ہیں, تو آخر میں وی ایز اے پاکستانی وی آر رائٹ بیہائنڈ یو. تو وہ آج موقع ملا ہے اپنے چودھری دلپذیر صاحب نے, کیونکہ اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو, معروف بھائی, ماجد بھائی, چودھری محبوب صاحب اور چودھری اصغر صاحب, آج انہوں نے ایک بہترین موقع بھی فراہم کیا ہے, ورنہ تو چودھری دلپذیر صاحب تو بڑے عرصے سے بعد ان کو ہو سکتا ہے ملاقات ہو. تھینک یو سر. یہ سلسلہ اسی طرح ہم آگے بڑھاتے ہیں آہستہ آہستہ. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ کون صاحب, آپ نے برین ڈرین کی بات کی. دیکھیں سر, جو ہم ملک سے باہر لوگ ہیں, اگین 25 ملین لوگ ہم ملک سے باہر ہیں, اور اگر واپس جا کے آپ دیکھیں جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اور جس طریقے سے لوگ جو یہاں پہ انہوں نے لرن کیا ہے, میں اس کو برین ڈرین نہیں کہتا ہوں, برین گین کہتا ہوں. آپ یونیورسٹی بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, فیس پے کرتے ہیں, 4 سال اسپینڈ کرتے ہیں, اور جو تعلیم حاصل کر کے واپس پھر کہیں جاب لیتے ہیں اور سرو کرتے ہیں اپنے کنٹری کو. تو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ملک سے باہر بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے آ کے جو لرن کر رہے ہیں اور واپس جا کے, ہم لوگوں میں بہت زیادہ پاکستانیت ہے. میں دنیا میں ہر طرف جاتا ہوں, یقین جانے. دیکھیں اب آپ بھی پاکستان کے پیار میں یہاں بیٹھے ہیں, میں بھی ایک بزنس مین ہوں, کاروباری آدمی ہوں, ایک اچھی فیملی الحمدللہ, میرے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کے لیے لگا ہوں. میرا مقصد مشن پیسے نہیں ہے, میرا مقصد مشن کوئی چودراہٹ نہیں ہے. I'm very down to earth, اور ایک عام آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے دماغ میں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے, برین گین ہے. ہم جو باہر بیٹھے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سر انور پرویز, ایک مشہور نام ہے اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں. جب وہ آئے تو کتنی تعلیم ہے ان کے پاس, آ کے کیا کام شروع کیا. ایک بس کنڈکٹر کی جاب, وہ خود کہتے ہیں یہ بات, شروع کی انہوں نے, اور آ کے انہوں نے زیادہ ورز کام کیا باقی بندوں سے. انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت بھی اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا. لوگ 7-8 پاؤنڈ کما رہے تھے اور میرے جیب میں 15-16 پاؤنڈ ہوتے تھے, تو میرے پیسے تو اس وقت بھی زیادہ ہوتے. 5000 پاؤنڈ جب جمع ہوا تو یہاں کے دکان لے لی اور ایک مکان لے لیا. کرتے 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 آج پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں ان کا R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, کتنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ان کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کو ٹیکنیک سکھا رہے ہیں. تو ہم جو باہر آ رہے ہیں, ہم برین ڈرین نہیں. میرا بھی چھوٹا سا بزنس ہے وہاں پہ, میری طرح کے لاکھوں لوگ جو واپس پے بیک کر رہے ہیں, اور اس میں میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو اوورسیز کا کردار ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی, صرف ریمیٹنس ہی نہیں ہے, صرف ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. ہم
हम लोग इस तरह से भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान में। मैं अगर ये लिस्ट पढ़नी शुरू करूँगा तो बहुत लंबी है, तो इसलिए जस्ट मिसालन बात की है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि देखें जी, OPF आप लोगों का इदारा है, ये 1979 में बना, आज इसको 46 ईयर्स हो गए बने हुए, और ये इस सोच के साथ बना कि आप लोगों को फैसिलिटेट करना है। आप लोगों के लिए वहाँ पर स्कूल्स बने, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आता है मुल्क, तो जिस वक्त भी आप जाएंगे इसके स्कूल में आपके बच्चों के लिए OPF के स्कूलों में आपको दाखिला यकीनी तौर पे मिलेगा। ओवरसीज़ के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है फीसेस में, और उस मेयार के स्कूल थे जहाँ पर उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर के बच्चे भी इस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। बिलावल और बख्तावर साहबा जो है, बिलावल भुट्टो साहब और बख्तावर साहबा ने OPF के स्कूलों में पढ़ा है। और इस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई गई हैं आपके लिए, ताकि आपको सस्ता और आसान रिहाइश के लिए प्लॉट मिले, अच्छी जगह में प्लॉट मिले, और आप अपनी आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अपना घर बना सकें, अपनी छत के नीचे रह सकें। अनफॉर्चुनेटली इन 46 सालों में जिस तरह का किरदार इस इदारे को करना चाहिए था अदा, वो नहीं कर सके। फर्स्ट टाइम एक ओवरसीज़ को ये मौका मिला कि वो इस इदारे को हेड करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वक्त जो कोशिश है कि 30 सालों से जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं, जो जगह लिटिगेशन में है, मैक्सिमम मैंने रिजॉल्व कर ली है। हाल एक जगह मैं ज़रा स्ट्रक हूँ, और वो भी मुझे मुल्क से बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी रिजॉल्व होगा, और ये इदारा आप लोगों को फैसिलिटेट करेगा। और इसके जो ऑफिस हैं, इसके ऑफिस इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है, लाहौर में इसका ऑफिस है रीजनल ऑफिस, मुल्तान में इसका रीजनल ऑफिस है, कराची में इसका रीजनल ऑफिस है, क्वेटा में इसका रीजनल ऑफिस है, पेशावर में इसका रीजनल ऑफिस है, और मीरपुर में इसका रीजनल ऑफिस है। तो इस इदारे को हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप जब वहाँ जाएं तो ये आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका नुमाइंदा इदारा है, आपके लिए है। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मैंने उनको बिठाया, 2500 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2500 लोग। तो मैंने उनको बिठा के पूछा, भाई कौन है मालिक ਤੁਹਾਡਾ? कहने लगे जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं कहा नहीं भाई, गलत कह रहे हैं, सही बंदा बताएं। उनको समझ ही ना आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा, भाई ये गवर्नमेंट फंड से नहीं चलता, ये हमारे जो मजदूर भाई हैं ना मिडल ईस्ट में, जब वो बाहर जाते हैं अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाते हैं, वर्क वीज़ा, तो 4000 रुपये लेवी इस इदारे को मिलती है। तो ये इदारा उससे चलता है। 2500 लोगों के पेट पलते हैं, ख़ानदान चलते हैं उनके। 50 अरब रुपए के करीब इस इदारे की वर्थ। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो 100 कनाल का एक स्कूल है इस्लामाबाद में, इनकी वर्थ आप लिखाएं तो कहीं जाती है बात। तो मकसद ये है कि ये इदारा आपका है। तो मैंने उन्हें कहा, यार आपके मालिक हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब वो आएँ तो उनके साथ मालिक नौकर वाला सलूक होना चाहिए। वो मालिक है, हम नौकर। ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑफिस आपका है, आप जब भी चाहें, जो फैसिलिटेशन आप चाहेंगे, इंशाल्लाह वो OPF आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। और सर ने कहा कि उन्होंने भी सिमिलर ही बात की, सिमिलर का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में हमें स्पेशली ज्वाइन किया है सदर आज़ाद कश्मीर के लंदन से मशीर चौधरी दिलपजीर साहब ने, और साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड जफर खालिद साहब ने। और यहाँ आज चूँकि मेज़बानी कर रहे हैं साबिक काउंसलर MB जनाब चौधरी मारूफ साहब, यहाँ साबिक काउंसलर रहे हैं, और साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ डनकास्टर हमारे भाई माजिद खान साहब, तो वो आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं। सारे ही मेज़बान हैं शेफील्ड के लोग, बैरिस्टर साहब समेत। अगले सवाल लेते हैं। 4 दोस्त अहबाब जो सवाल करना चाह रहे हैं, काउंसलर इलियास खान साहब, उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि मुख्तसरन अपना जो सवाल है वो जो है वो शाह साहब से करें। जी सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप बैरिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे इस दावत में बुलाया है। उसके बाद आप हजरात का कि अगर आप ना आते तो शायद हमें ये बुलाता भी नहीं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाल में काफ़ी बातें हो चुकी हैं मुख्तलिफ शहरों में भी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। सिर्फ 2 गुजारिशात हैं। वह पहली तो ये है कि मैं ज़ुबैर साहब का नहायत ही मशकूर हूँ कि ये आपके साथ चल फिर रहे हैं। यानी जितनी मेहनत इस शख्स ने की है ने इंग्लैंड में पाकिस्तानियों के लिए,
میرے خیال میں کسی نے نہیں کیا. اور سب سے بہترین جو اس کی صفت ہے, ہم اس کو دباتے بھی ہیں, جو مرضی یہ کہے, یہ ناراض بھی نہیں ہوتا. یہ اس کی خوبی ہے. اور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی ہم یہی کہتے ہیں. شاہ صاحب, آپ سے میری پہلی ملاقات ہے, کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن آپ کی شروعات بڑی اچھی ہیں. ایک چھوٹا سا کام میں نے پچھلے ہفتے آپ کو واٹس ایپ کیا, آپ نے 12 گھنٹوں کے اندر وہ میرا مسئلہ حل کر دیا بغیر دیکھے مجھے. تو یہ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں. اس اے گڈ اسٹارٹ. اب آتے ہیں او پی, جو آپ کی یہ آرگنائزیشن ہے او پی ایف, یہ 79-80 میں بنی. میں اس کا 88 میں ممبر ہوں. 88 سے ایک رسالہ بھی ہم نکالتے تھے اس زمانے میں. ابھی تو کچھ بھی نہیں رہا, لیکن اب امید کرتے ہیں کہ اب آپ آئے ہیں تو اس کو آپ نئے سرے سے بیدار کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ممبرشپ کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ لوگ ممبر بھی اس کے بنے؟ اور کیونکہ آپ تب بھی ہم سے بات کریں گے جب آپ کے ممبر ہوں گے. تو باقی قیوم صاحب کی باتیں بھی بڑی اچھی ہیں. میں دو دفعہ پاکستان گروپ یہاں سے لے کر گیا ہوں, 92 اور 98 میں, جس میں ہمارے ماسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. پہلی دفعہ ہم وہ لوگ لے کر گئے جو یہاں پیدا ہوئی, جنہوں نے پاکستان دیکھا ہی نہیں تھا, اور سارا خرچہ حکومت پاکستان نے دیا تھا اس وقت. صرف ٹکٹ ہمارا تھا. تقریباً 20 لڑکے تھے میرے ساتھ. تو اس پر بھی ذرا پلیز آپ جو ہے نا غور کریں. شکریہ. ماسٹر اورنگزیب صاحب, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ ماسٹر اورنگزیب صاحب, سوری, اور ماسٹر صاحب میں نہ کرو, چوہے صاحب کو پوچھ لینا. کوئی سوال تو نہیں ہے جی, کافی سوال ہو گئے ہیں. ہم شفیل علیان شفیل کی طرف سے ہم آپ کو شاہ صاحب دل کی عطا کریں سے ویلکم کرتے ہیں, اور آپ کے سب ساتھیوں کو بھی. انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی, چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے, تو اس لیے تھوڑا مختصر کرتے ہیں. اورنگزیب صاحب, آپ کو کچھ سوال کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب تسیں کی شفیل نوازی ویلکم, تسیں مبارکباد پیش کرنے ہیں. اصل اپنے بھائی زاہد مقبول صاحب کی اس طرح آمدیاد ملنے میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنے ہیں. ہمارا سوال بڑا سادہ جا ہے, کیونکہ میں اپنے نالج واسطے پوچھنا چاہنا ہے کہ جڑا تساں اوورسیز کنونشن کیتا بہت کامیاب گیا ہو, آیا اس جڑی انٹری ہے وہ اوپن جڑے لوگ ادھروں اوورسیز جانے, یا تساں انہیں چوز کیتا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تک کیا کہ شفیل تو کوئی بندہ میں نظر نہیں آیا کہ ساڑی بھی نمائندگی اتھا ہوئی یا نہیں ہوئی. چلو انشاءاللہ اس بارے میں پوچھنے. طارق صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں تو طارق صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی طارق صاحب. جی السلام علیکم جناب شاہ صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں شفیل میں. سوال جو شاہ صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہم یہاں پر جو جماعتیں پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں, کیونکہ اور کسی ملک کی یہاں جماعتیں نہیں ہوتی, لیکن یہ پاکستان کی یہ جو جماعتیں یہاں پر ہیں, اس سے واقعہ ہمارے جو درمیان ہوتا ہے وہ اتفاق نہیں رہتا, ہم اپنے اپنے ایجنڈا لے کر چلتے ہیں. تو اس کے لیے او پی ایف کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ہم یہ جماعتیں ہماری لکھا ہوں کیا اپنے لیڈر سے آؤ نا, اپنا سوال. چلو اور باقی ہم سب یہاں پاکستان کے سفیر ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کام کریں پاکستان کے لیے اچھا ہو. تھینک یو, بہت شکریہ. طارق صاحب میں بات. اچھا, کونسلر عثمان صاحب چھوٹے بھائی ہیں ہمارے, بیک فیلڈ سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ کونسلر معروف صاحب کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں کروں گا. شاہ صاحب, ان سوالوں کے جواب آپ سے لیں گے. سب سے پہلے تو جی میں خود بھی معترف ہوں بیرسٹر اپنا زبیر گل صاحب کا. میں دنیا میں کہیں بھی گیا ہوں, جو سچی بات ہے, لوگوں نے زبیر گل صاحب کا نام لیا اور تعریف کی ہے. یہ مغرب کے واقعہ میں اپنے پاس ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے ان کو بتایا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے زبیر گل صاحب نے اپنی زندگی وقف کی ہے اوورسیز کے کام کے لیے, پاکستان کے لیے, اس طرح کا ریوارڈ ان کو نہیں ملا ہے. تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ ایسے لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں اور ایسے لوگوں کو انکریج کریں تاکہ لوگ یہ والی خدمت کریں. کیونکہ زبیر صاحب نے تو سب کچھ اپنا اس کام میں قربان کیا, تو میں خود ان کا معترف ہوں. اور جہاں تک بات رہی زاہد مغل صاحب کی, میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کو حکومت پاکستان نے آنر کیا ہے, یہ از دا رائٹ ڈیزرونگ کیس ماشاءاللہ. اور جس طرح سے ان کی محنت ہے, جس طرح سے ان کا کام ہے, اس پہ میں بھی ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. رہی بات جی ممبرشپ کی, ممبرشپ جو ہے جی بالکل ممبرشپ آپ لے سکتے ہیں جو لوگ اوورسیز پاکستانیز ہیں, بٹ میری اس میں ایک سبمیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, جو کہ میں نے کی ہوئی ہے.
اور اس پہ فردر کام کروں گا کہ اگر والنٹیئر لوگ ممبرشپ لیں گے، کتنے لوگ لیں گے، 20,000 30,000 40,000 50,000 لوگ لے لیں گے، تو اس سے کوئی ریولوشنری فرق نہیں آ سکتا، کوئی ریولوشن نہیں آ سکتا. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش میں نے کی ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جن کے پاس ناقب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے وہ کمپلسری او پی ایف کے ممبر بنے. ملٹیپل اس کے فوائد ہیں جس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے پاکستان میں ہماری جائیدادوں کا مسئلہ ہے. میں نے جب سے یہاں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے 90% جو کیسز ہیں وہ ہماری جائیدادوں کو، اور ہماری جائیدادوں پہ کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے ہی قابض ہو جاتے ہیں، ہمیں کورٹ لے جاتے ہیں اور ہم پھر سول کورٹ میں ہی ہماری دائیاں لگ جاتی ہیں. میرا اپنا ایک کیس تھا میرے پڑوس میں، میری اپنی ہماری فیملی کی جگہ تھی، وہ بیریا ٹاؤن نے لے لی تھی، تو وہ مانتے بھی تھے، اس کے باوجود ہم سول کورٹ جانا پڑا. 10 سال سول کورٹ میں ہی رہے ہیں، تو اب ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی. تو یہ حالات ہیں. تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کوئی ایسا قانون بنے کہ اس مسئلے کو فار ایور حل کریں. تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ قانون بن چکا ہے اور اسلام آباد اور پنجاب کی کورٹس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ جب میں علیحدہ صوبوں کے نام دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد میں علیحدہ قانون کا ادا چلتا ہے، صوبوں میں علیحدہ ہے، آزاد کشمیر کا تو ویسے ہی علیحدہ ہے، اور جی پی کا. تو انشاءاللہ یہ جو عدالتیں ہیں پورے پاکستان میں بنیں گی. باقی صوبے بھی اس کو کاپی کر رہے ہیں، آزاد کشمیر بھی کاپی کر رہا ہے اور جی بی بھی اس کو کاپی کر رہا ہے. پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. اور یہ جو عدالتیں ہوں گی یہ اسپیشل کورٹس ہیں، 90 دن کے اندر آپ کے کیس کا فیصلہ کریں گے. یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہوگی، اور اگر اپیل ہوگی تو ایک ہی اپیل ہے ہائی کورٹ میں، وہ بھی 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کریں گے. اور آپ لوگ اپنی پارٹیسپیشن آن لائن کر سکیں گے، استغاثہ آن لائن کر سکیں گے، اور آن لائن ہی جو ہے نا آپ اپنے کیس کی پیروی کر سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت خوشائند بات ہے. ود ان دس ایئر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عدالتیں فلی آپریٹو ہوں گی، اور اس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہم کورٹس کریں گے. ایک اور یوتھ وزٹ کی بات کی ہے سر نے ابھی. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے ہم نے اس چیز کو آلریڈی اپروو کر چکے ہیں، اپنے سفارتخانہ کو لکھ چکے ہیں. جو یوتھ کے ریپرزنٹیٹیو وہ بھیجیں گے یہاں سے، ان کو ایئر لائن کا ٹکٹ ان کا اپنا ہے، مگر پاکستان کے ایئرپورٹ اسلام آباد آتے ہیں یا لاہور آتے ہیں، وہاں سے لے کر واپس جہاز میں بٹھانے کی ذمہ داری وہ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ہے. ان کی رہائش، ان کی ٹریولنگ، ان کی سیکیورٹی، ان کو پاکستان کے اداروں کی جانکاری دینا، پرائم منسٹر سے ملانا، پریزیڈنٹ سے ملانا، پاکستان کی اہم جگہوں کی سیر تفریح کرانا، ان کو واپس انٹیگریٹ کرنا پاکستان کے ساتھ. تو یہ ہم نے آلریڈی پروگرام اپرووڈ ہے اور پاس کیا ہوا ہے، اس کے لیے رقم مختص کی ہوئی ہے، اور ہم نے سفارتخانوں کو اس کے لیے لکھ دیا ہے. ایک اور بات کی میرے بزرگوں نے، یاران وطن، ہمارا ایک میگزین ہوتا تھا یاران وطن، تو اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری اوورسیز کی خبریں ہیں پوری دنیا سے، وہ ہماری آپس میں ایک میگزین کے ذریعے ایک دوسرے کو ہم جان سکیں، ایک دوسرے کے حالات و واقعات کو سمجھ سکیں، مسائل کو سمجھ سکیں، اور ایک دوسرے کی کامیابیاں بھی دیکھ سکیں. کنونشن پہ جو انوائٹ تھا جی وہ اوپن انویٹیشن تھا، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کسی خاص بندے کو بلایا، اوپن انویٹیشن تھا. اب جو لوگ نے خواہش ظاہر کی، ہم نے ایک بندے کو بھی ریفیوز نہیں کی، ناٹ اے سنگل پرسن. اور یہ بات بھی میں آپ کو الفن کہہ سکتا ہوں، مغرب کا وقت ہے، بلا تفریق کسی پارٹی کی تفریق نہیں کی گئی، بلا تفریق انوائٹ بھیجے ہیں، اور جو آیا ہے ہر ایک بندے کو اکوموڈیٹ کیا. اور ابھی اگلا کنونشن پھر اینڈ آف اپریل ہے. جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ تیاری رکھیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس دفعہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آپ تک پہنچے گی. اور اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے تو اگین ٹکٹ آپ کا ہوگا، جو 3 دن کا آپ کا اسٹے ہوگا وہاں پہ وہ او پی ایف بیئر کرے گی اسلام آباد کے آفس میں، اور جو کنونشن باقی جیسے پہلے ہوا ہے اس سے بہت بہتر انداز میں ہوگا. آپ لوگوں کی جو تجاویز ہوں گی، جو آپ اسپیچ کرنا چاہے گا کوئی، وہ ہم سے پہلے شیئر کرے گا. ہم اس تناسب سے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تاکہ وہ چیزیں نوٹ بھی ہوں، منٹس بھی ہوں، اور ان سے ہم مستفید ہوں. یقین جانیں اس دفعہ بھی کنونشن میں جو لوگ آئے تھے
ऐसी ऐसी सोच के लोग आए थे। किसी वक्त तो इतना दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसा ऐसा नवाजा है, ऐसी ऐसी सोच के लोग दिए हुए हैं। टाइम थोड़ा इसलिए मैं ज़रा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, बस यही सवाल थे मेरे। बहुत शुक्रिया। अभी हम कुछ सवाल और लेते हैं और फिर जो स्टेज पर बैठे शिरका उनसे भी बात करेंगे। मास्टर सईद साहब, अगर मुझे मास्टर सईद साहब माशाल्लाह हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेज़बानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया है और आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको खुशामदीद कहता हूँ शेफील्ड में और साउथ यॉर्कशायर के अंदर। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं पहले एक बात से शुरू करूँगा। इस वक्त जो दुनिया का माहौल है, जिस तरीके से हालात हो रहे हैं सियासी तौर पर, अभी हाल में मशरिक़ वस्ता में एक मुल्क पर हमला हुआ है, उस सिलसिले में मैं शेर से गुफ्तगू शुरूँगा। उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, देखो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। तो हमें इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए और आपकी बात वजह है कि हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि अभी किसी ने ब्रेन की बात की, जिसके बारे में आपने कहा ब्रेन गेन। यकीनन कुछ ब्रेन गेन भी हो रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो आते हैं और फिर वापस उनमें से अक्सरियत चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जिनका जिस्म यहाँ पर है, दिल पाकिस्तान में है, लेकिन उनके लिए वो माहौल पैदा नहीं हो रहा। और उसके लिए जो आपने एक इशारा दिया था कि OPF के जो मुलाजमीन हैं उनको आपने कहा है कि आपके जो मालिकान हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। मेरे ख़्याल में नफसियाती तौर पर एक चीज़ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर जो इंतज़ामी इदारों में काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि तुम सिविल सर्वेंट हो और गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो। वहाँ पर यह माहौल नहीं है और उसकी चीज़ को, इस माशरे को तब्दील करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारे बारे में भी न सिर्फ ये कि बल्कि वहाँ जो आम पाकिस्तानी है उसका भी एक वक़ार है, उसका भी एक जिसे कहते हैं इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। जो मजदूर है, किसान है, उसके लिए। और एक चीज़ और भी है कि हम अगर आप देखें तो अक्सरियत जो हमारी यहाँ बैठी हुई है, हम एक ख़ास उम्र के लोग बैठे हैं, अक्सरियत नौजवान इसमें बड़े कम हैं। तो हम अपनी अगली नस्लों को पाकिस्तान से सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, राजा खुशनूर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। राजा साहब, आपके पास क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सैयद कमर रज़ा साहब का और हमारे मेज़बान बैरिस्टर आबद साहब का। अपने पंडाल पे सब जो तशरीफ़ फरमा है, मेरे दोस्त, मेरे काबिल एहतराम दोस्त, सबका लॉर्ड में जी सबका लॉर्ड में गज़नफर साहब और सारे भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इस बिखरी हुई कौम को यकजा करने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और ज़ुबैर गुल साहब की जो खिदमात हैं वो उस पर किसी कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, हम सारे लोग जो हैं यहाँ एक ही कौम से तल्लुक़ रखते हैं और हमें जो कायदे आज़म के फरमुदात हैं उन पर अमल करना चाहिए। यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हैं इन्होंने हमें बखेरना ही है। सियासी पार्टियों में जिस तरह मेरे भाई तारक हुसैन साहब ने कहा है कि सियासी पार्टियों में कम हिस्सा लें और इत्तेहाद के बाबत जो है ना अपनी काविशें ज़्यादा करें। देखें, मेरे साथ सईद अहमद सईद बैठे हुए हैं, मेरे साथी इश्तियाक साहब बैठे हुए हैं। इत्तेफाक से आप क्या हासिल नहीं कर सकते। रदम बड़ा बदनाम हुआ था। हमने आज से 10 साल कबल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था रदम फ्रेंड्स इंडीड। मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन हमने लोगों की खिदमत की और 3 साल पहले मलका एलिजाबेथ दोम मरने से कबल आपको सबसे बड़ा अवार्ड, क्वींस अवार्ड फॉर वॉलंटरी सर्विस दे गया। और यहाँ सारे दोस्त लॉर्ड शफीक आपके सामने हैं, लॉर्ड अपने माजिद साहब, साबिक लॉर्ड मेयर मारूफ हुसैन साहब और चौधरी दिलपजीर साहब, आजी नज़ीर साहब, सारे ही जो है ना कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से, इत्तेहाद से एक दूसरे की टांगें ना खींचें और अगर एक दूसरे पर कोई एतराज़ात हैं तो ऐसे तरीके से करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुल्फ़िकार साहब यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ गेस्ट जनाब रज़ा शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ आप अबू साहब का भी। मेरा जो सवाल है बहुत ब्रीफ है। मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जो ब्रिटिश नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। इंस्टेड दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आपके जो अदारा है इस हवाले से उनको किस तरीके से उनको आपको सेफ्टी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर वो जाएँ
हॉलीडेज़ के लिए जाएं, ताकि मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि वो हमारी फ्यूचर हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ पर जो 70-60 साल से आए हैं, कुछ तो गुजर गए हैं, कुछ आस्ता आस्ता जा रहे हैं, तो जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चौधरी करामत साहब बस सर ये 2-4 ले लूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी जनाब सैयद कमर रज़ा को ओवरसीज़ फाउंडेशन का मंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा एक सवाल नहीं है, लेकिन मेरा एक शेर है आपकी नज़र और आपकी तरफ से ये तर्जमानी करता है कि ना पूछिए कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा मैं उम्र भर, ये किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास ज़ोहर साहब जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शेफिल्ड तशरीफ़ लाए। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जिनसे मैं मिलता हूँ वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो रिमिटेंस के अलावा एक्सपोर्ट पर भी उसका बहुत ज़्यादा ये असर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान से गंदम या कपड़े जो हैं वो इस मुल्क में इंपोर्ट किए जाएं, तो उसका असर ये हुआ कि 1, 2 या 3 जो यूनिट थे वो बिल्कुल ठीक आए, बड़े अच्छा बना हुआ था, लेकिन उसका जो बाद जो आया वो ठीक नहीं था। तो सप्लायर ने या इंपोर्टर ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको वो ख़त्म कर दिया। इससे नुकसान सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का होता है। बल्कि मैं अब याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ कि किसी ख़ास चीज़ में उन्होंने पत्थर डाल दिए। नेवर माइंड के जो यूनिट आ रही थी या जो दाना आ रहा था उन्होंने पत्थर डाल दिए, उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो आज जब मैं उस जगह जाता हूँ ज़ाती तौर पर, तो मैं देखता हूँ कि वही बोरी जो है उस पर मेड इन इंडिया लिखा है, और ये दुख की बात। दूसरा ये है कि जो लोग पाकिस्तान में हेल्प करना चाहते हैं उनके लिए आपका यूनिट कोई ऐसा किरदार अदा करे कि आसानी हो। मैंने खुद ये सोचा कि अपने गांव में लड़कियों का और लड़कों का जो स्कूल है वो नई बिल्डिंग में बनाऊं। मुझे 1 साल लगा सिर्फ इजाज़त लेने के लिए कि मैं ये बना सकूं, लेकिन 12 इजाज़त मिल गई तो मैंने वो बना दिया। अब बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे एवरी अकोमोडेशन है। तो आप अगर कोई ऐसा कर सकते हैं कि ये इतना उनको वेट ना करना पड़े, पाकिस्तान का जो है वो बेहतरीन। थैंक यू सर। हाजी नज़ीर साहब। हाजी नज़ीर साहब। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे दोस्तों ने जो कुछ कहा है मैं उसके इत्तेफाक करता हूँ। एक बात जो एक मेरे साथी ने कही है, मैं महसूस करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मेंबरशिप के लिए ज़रा स्लो है। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ। जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो ज़्यादा इस तरफ मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि ये मामला मेंबरशिप का जो है ये बहुत स्लो है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये थोड़ा सा मोहतरम ज़ुबैर गुल साहब के साथ से मेंबरशिप और ये लोगों को इस तरफ मसलाएँ। दूसरी बात एक मैंने वहाँ महसूस की है बैंकों की। हमारे कुछ भाई जो है ना उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट पैसे बैंकों में जमा किए हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई ये पता नहीं कि 10 साल के बाद अगर वो न जाएं तो पैसा सारा हज़म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी आपसे। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो जमहूरियत है। हम जो कश्मीर के हैं 75% लोग यहाँ हैं। हमारे लिए आज़ाद कश्मीर के लिए कितना हमें उसमें से हमारा हिस्सा कितना है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, हाँ, इन्होंने अगर स्कूल बनाए हैं, जो चीज़ें की हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में की हैं, हमारे लिए आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया है? एक सवाल और है। दूसरा ये है कि हम
जाते हैं जब पाकिस्तान, हमें एयरपोर्ट चाहिए। हमारी ये पूरी डिमांड है। कश्मीर मीरपुर जो है वो उसमें 75% यहाँ लोग रहते हैं और इसी से PI चलती है। तो मेरे ये बहुत शुक्रिया। और मैं सर एक सवाल अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। सुना है UAE या सऊदी अरेबिया में OPF के स्कूल हैं, तो नहीं है? अच्छा, वहाँ पे नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर सवाल नहीं कर सकते। इधर से शुरू करता हूँ क्योंकि इतने लंबे सवाल हो गए, हम कुछ मुझे याद भी नहीं रहे। सर देखें, पहली बात यह है कि आप कश्मीर को लहदा गिनते हैं, मैं नहीं लहदा गिनता। ठीक है, कश्मीर हमारे दिल में है, कश्मीर हमारे माथे का झूमर है और कश्मीर के बगैर मैं अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। जहाँ तक OPF की बात है, जहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीजनल ऑफिस बताया, तो मैंने बताया कि मीरपुर में भी हमारा रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर एक अस्पताल है आँखों का, OPF का। ठीक है जी। और जो सोसाइटी है वो आप लोगों ने प्लॉट लिए हैं, 81 की बनी है, तवज्जो नहीं दिया आप लोगों ने। आपने उस तरह से उसको कामयाब नहीं किया जिस तरह से उसको कामयाब होना चाहिए। अब मैं उस पर वापस फोकस कर रहा हूँ। कई लोगों को एतराज़ भी है, लोगों को ख़त भी लिखे हैं कि भाई जो अपने ड्यूज़ हैं जमा कराएँ, अपने प्लाटों को तामीर करें, और कमी आपकी तरफ है, उधर कोई कमी नहीं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप ऐसे ना सोचें, मैं कश्मीर को अपने आप से लदा नहीं समझता हूँ। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मेरा तो देखिए, अरे सुने, मैंने अभी जितनी बातें की हैं, कोर्ट्स की बात की, दूसरी बात की, उसमें कश्मीर का जिक्र आया है, और मैं आपको इधर अपने फ़ोन पे जो ख़त है मैं उस पर दिखा सकता हूँ क्या कश्मीर उसमें है कि नहीं है। फिर जो एयरपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा ही वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ पॉइंट है, और उसी कन्वेंशन में इसकी अप्रूवल मिली है। और अभी कल हमारी मीटिंग थी, सागदार साहब उसके कन्वीनियर थे, और नवंबर में हमने पूछा जो हमारे सिविल एविएशन का इदारा है कि भाई कहाँ तक पहुँची फिजिबिलिटी, हमें लोग पूछते हैं। तो नवंबर का उन्होंने बताया कि नवंबर तक फिजिबिलिटी तैयार हो जाएगी, और इंशाल्लाह मैं इसको परसू ज़ाती तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ, मेरे तो ज़्यादातर दोस्त हैं ही कश्मीर के, और माफ़ी चाहता हूँ जो इस्लामाबाद भी है ना जी, आधे से ज़्यादा तो कश्मीर के लोगों का है, तो वहाँ भी जो कोर्स बनी है उसका फ़ायदा भी डायरेक्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं प्लीज़ देखें, आपका हक बनता है, आप जो भी कहें, मैं आपको जवाब दे हूँ, मैं जवाब दूंगा। मैं कोई गुस्से में या ऐसे नहीं बात कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितनी बातें की हैं, कश्मीर के बगैर मेरी कोई बात मुकम्मल ही नहीं है। क्या रखें, ये फील्ड मार्शल साहब ने अभी अमेरिका में और ब्रसल में, कोई लोग अगर यहाँ से मौजूद थे वो बता सकते हैं आपको, तो बड़े वाज़ेह मैसेज दिया कि जी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और कश्मीर पे ना कोई बात करेंगे, ना कोई सौदेबाजी होगी। कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम करेंगे, वही फैसला हमें काबिल कबूल होगा जो कश्मीर की आवाम का हो। ठीक है सर, तो इसलिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं सर। उसके बाद सर अभी बात हुई है, बिल्कुल कतर में जो अभी हालिया वाक़या हुआ, उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ। आप देखें जो पाकिस्तान को जिस ताकत से अल्लाह ने नवाजा है, अभी ये ज़रा लंबी बात है, लाट साहब भी बैठे हैं, आप लोग सेकंड करेंगे मुझे। पाकिस्तान को अल्लाह ने एटमी ताकत बनाया, वाहिद इस्लामी एटमी ताकत ये मुल्क है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाया। हम पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा था आप देखिए ना, पूरे रीजन में सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा था, लेटेस्ट एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट था। सारी दुनिया के लोग पहले वो हब था वहाँ जाते थे, फिर वहाँ से जाते थे। दुबई और ईरान के लोग खरीदारी के लिए, मिडल ईस्ट के लोग कराची आते थे। एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, दुनिया के दूसरे ममालिक पाकिस्तान का आके फुटप्रिंट ले रहे थे डेवलपमेंट का, ठीक है, और उसको जाके कॉपी कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ऐसे जाते जाते ऐसे शुरू हो गया, और दूसरे मुल्क हमारे देखते देखते, हम कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए भी कि एमिरेट्स हमने खड़ी की है, और भाई हमने खड़ी की है तो हम खुद किधर चले गए हैं। ठीक है, तो प्लीज खुदारा ये दुश्मन की चालें हैं। आप वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास ये ताकत है, जो आज जुल्म इसराइल कर रहा है मिडल ईस्ट में, उसका जवाब सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है।
آج اس کا دل کیا جا کے اٹیک کر کے آ گیا, مار کے آ گیا. ایران میں اس کا دل کیا جا کے مار کے آ گیا. بول سکے وہ لوگ؟ تو ہمیں کیوں کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہماری صفوں میں کیوں یہ عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے. اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے آپس میں دیکھیں, اس مٹھی کی طاقت کچھ اور ہے, اور یہ انگوٹھا کہ جی میں بڑا تکڑا ہوں, میں موٹا ہوں تو میری طاقت ہے, اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ انگلی سب سے بڑی ہے, اس کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے. یہ سب علیحدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب یہ ہے نا تو پھر یہ طاقت ہے. تو مڈل ایسٹ میں اگر 250 بلین فٹ بال پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور ابھی اگر 150 بلین ڈالر کی ڈیفنس ایگریمنٹ اگر کہیں اور ہو رہے ہیں, تو پاکستان بھی انہی کا بھائی ہے نا. جو پاکستان ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, شاید ہی کوئی اور کر سکے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. خطے میں بدلتی صورتحال ہے, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس مہربانی سے نوازا ہے, آپ دیکھ لیں انڈیا نے ہمارے خلاف, اس نے تو یہی سوچا تھا نا 80 جہاز جب ماریں گے 2 میزائل تو پاکستان کا تو برگس نکال دیں گے. مگر اللہ کی ذات بھی تو ہے نا اوپر, اللہ نے مدد کی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, کہ جنہوں نے ایسی ان کی ایکسپرٹی ہے, ویری اسٹریٹجائز پرسن, جو انہوں نے اسٹریٹجائز کیا چیزوں کو آپ کے سامنے بڑے مختصر وقت میں, جو ہم نے جنگ جیتی ہے, اور S-400 کو تباہ کرنا, پورے سسٹم کو جیم کرنا, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اس کی ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا, جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بھی ذرا جذباتی ہو کے کی, پر دیز آر دا فیکٹس جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے, کرنے چاہیے آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں, آپ کے جیبوں میں جو مرضی ہے پاسپورٹ ہو. اب جو حالات آپ کو آگے یہاں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو کون سی جگہ ہمیں جھیلے گی؟ ہمارا ملک ہی ہے نا جہاں کے اوریجنلی ہم ہیں, جہاں ہمیں کچھ تانا نہیں دے سکتا. یو پیکی. تو بات یہ ہے کہ میں اس ملک کے خلاف نہیں ہوں, یہ میرا ملک ہے, اور جو اس ملک نے دیا ہے میں یقین جانے, میں سمجھتا ہوں میرے 2 ملک ہیں, بٹ میں جو حقیقت ہے اسے ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. تو پلیز خدا را یہ دشمن کے چکر میں نہ آئیں, حقیقت کو سمجھیں اور حقیقت کو لے کے چلیں. اور کبھی ٹائم ہوگا تو ڈیٹیل میں اور لمبی بات کریں گے. سول سرونٹ, سر دیکھیں, میں آپ میں سے ایک عام سا آدمی ہوں, آپ کا نمائندہ بن کے گیا ہوں. تو جس حساب سے میں چل رہا ہوں, بہت جلدی کوشش ہے لوگوں کی ایدا کو بس کرو یار, نواں آ گیا کرو, روزانہ اوورسیز نوں دسنا ہے کہ تہاڈا کنٹریبیوشن کی ہے, تسی کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, انہوں نے چوڑا کر رہے ہیں, ساڈے سے مسئلے بڑھا رہے ہیں. تو یہ باتیں ہیں, اور کوئی بعید بھی نہیں ہے, کسی کا زور چلے گا تو وہ کہے گا. بٹ بات یہ ہے, ہمیں بھی اللہ پہ یقین ہے. جس دن تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, صدق کے دل سے آپ کی خدمت کروں گا, آپ کی ترجمانی کروں گا, اور جس حد تک جو حصہ میں ڈال سکتا ہوں وہ میں ضرور ڈالوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ, نہ میں ڈرنے والوں سے ہوں, نہ میں جھکنے والوں سے ہوں, نہ میں بکنے والوں میں سے ہوں. پیسے جتنے اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہیں الحمدللہ. میں نے ادھر آ کے خالی ہاتھ محنت کر کے کما کے یہاں پہنچ گئے ہیں, تو ان کے لیے تو اتنا ہے کہ کچھ بھی نہ کریں, بیٹھ کے اپنا بہترین کھا سکتے ہیں. اور جو کام میں نے سب سے بڑا کیا, جو ان سے کوئی چوری نہیں کر سکتا, اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں ان کی تعلیم اور تربیت کی, اچھا انسان بنایا ان کو. تو اس لیے مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے. جب تک میں آپ کی خدمت صحیح طرح سے کر سکتا ہوں میں کروں گا انشاءاللہ, اور پورے وصوب سے کروں گا. کمنگ جنریشن, یہ دیکھیں جی ایک بڑا ایک کوسچن مارک ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمارا اوریجن ہم بدل نہیں سکتے, اور ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ملک نہیں ہیں, ان ملکوں کو آپ دیکھ لیں, پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا. ہم نے کس نے راغب کرنا ہے؟ میں باہر سے آپ کے گھر جا کے تو کچھ نہیں کر پا رہا. پاکستان میں انشاءاللہ چیزیں جس طریقے سے ابھی ملک چل رہا ہے, چیزیں بدلنے والی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب مل کر محنت کریں گے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے, اور میرا تو یہ سچی بات ہے, یقین اور ایمان ہے, پاکستان کو اللہ کے بعد ہم اوورسیز پاکستانیز ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں گھر کی زیادہ قدر ہے. دیکھیں نا, جس کے پاس یہاں گھر نہیں ہے اس سے پوچھے نا جا کے, وہ کہتا ہے یار اللہ جی چھوٹا جا گھر ہوگا, اپنا ہو یار, اپنی چھت ہو. تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو قدر ہے, جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے یار کی اس کو اتنی قدر نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس گھر نہیں ہے نا, یہ تو الحمدللہ ہم کافروں میں رہتے ہیں. جائیں نا سعودیہ میں پوچھیں ذرا لوگوں سے, دبئی میں پوچھیں لوگوں سے,
मिडल ईस्ट में पूछे ज़रा, अरबी अजमी का समझ आया आपको? तो इसलिए वो हमारा घर है, हमने अपने बच्चों को राग़िब करना है, उस मुल्क को हमने मिल के ठीक करना है। अगर कहीं खराबी है तो खराबी कहाँ नहीं होती, हमने मिल के ठीक करना है। आपके घर में कहीं का, अगर मेरे घर में कमी बेशी है तो उसको दूर करना है ना कि मैं बाहर जाके लोगों में शोर करना शुरू कर दूंगा, लोगों को बताना शुरू कर दूंगा कि यार मेरे घर में तो ये मसला है। नहीं, मैं अपने घर में जो मसला है उस मसले के हल की तरफ जाऊंगा, उसको ठीक करूंगा। इसके बाद यूथ की बात आपने कर दी। फरमान कायद, ईमान, इताअत, तंजीम, बस इसको पकड़ लें। अल्लाह ने भी कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। तो ये अल्लाह का भी फरमान है, फिर उसके बाद कायद का भी फरमान है, और हमें सोचना चाहिए और इस चीज़ को आगे फैलाना चाहिए। एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है सर, देखें मेरा इस वक्त सब्जेक्ट जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, रेमिटेंस हैं, जो ये मैं समझता हूँ हमारे दुश्मन ने 5th जनरेशन के वॉर के ज़रिए हमारे जहनों को ज़हर आलूद किया है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा काम है, ये मेरी फील्ड है इस वक्त। मेरे पास अगर ये वाला सब्जेक्ट आए, मुझे अभी कहा गया है कि यार आप कोई इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं करते, कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। मैंने कहा जी मैं रिकनेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर रहा हूँ। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट पे काम करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, आपको एम्पावर करना पड़ेगा। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे एम्पावर करना पड़ेगा, आपको हमें एम्पावर करना पड़ेगा, आपको एनेबल एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी, आपको लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पड़ेगा। फिर आप बताइएगा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी सोचों से भी ज़्यादा होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ बाहर रह के जो हमने सीखा है, समझा है, हम वापस अपने मुल्क को लौटाएंगे इंशाल्लाह। अगर मैं मेंबरशिप तो कोई भी वेबसाइट पे जाए, आप जाएं, 10,000 रुपये है, आप जमा कराएंगे, 5 साल के लिए आप मेंबर हैं, विच इज़ नथिंग। और जो मैं करने जा रहा हूँ, जो बात में अभी आपने की ना जी कैसे, अब मेरी सोच ये है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा OPF, इसकी मेंबरशिप हो। आप पाकिस्तान जाते हैं, अभी हम मुख्तलिफ कंपनियों के साथ जो अथेंटिक किस्म की कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे IDC है, उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है। ओवरसीज को आएगा, टेस्ट करवाएगा तो 30% डिस्काउंट है। आप देखें ना, यहाँ तो आपको बारी नहीं आती, साल लग जाता है। आप पाकिस्तान जाएं, जब भी जाएं, आप IDC के पास जाएं, जो टेस्ट आप करवाएंगे, और ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, उनकी जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, UK से बेहतर है, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटेड, और सबसे बड़ी लैब है पाकिस्तान की इस वक्त। तो इस तरह से कुछ और लैब्स के साथ भी हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पोर्टर चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए, आपको होटल चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, FC के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि आपको यूनिफॉर्म सरकारी सिक्योरिटी मिले। ठीक है सर। इस तरह से जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करें, उनसे डिस्काउंट भी लें और आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। आपने जाना हो, आप अपना वेबसाइट पे देखें, आप वहाँ से चूज़ करें, जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, ये यूनिटी का नतीजा होगा। तो इस तरह से काफ़ी इसमें लंबी बातें हैं, ये खड़े हैं सर पे, ये मुझसे कि कब मेरे हाथ में ये माइक दे, तो कभी फिर बैठेंगे और अलहदा से फिर मैं डिटेल में इस पर बात करूँगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं। आखिरी बात आपको बताऊँ, मैं पीछे भी बता के आऊँ, जो काम हम कर रहे हैं ना जी, इस तरह का कर रहे हैं कि ये एक ऐप है, इसको कहते हैं पाक टॉक, कि मैं अभी ट्रायल में है। ये देखें, आप इधर बटन दबाएंगे तो आप इस मोबाइल से पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। आपको जो सर्विसेज चाहिए होंगी ना, इस तरह से आपको मिलेगी। तो ये अंडर ट्रायल है इस वक्त। काम मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सुरखरू करेगा, अल्लाह कामयाबी देगा। आपकी शिकायत, आपका थाना, आपकी कचहरी, आपका इस फ़ोन से आप जाएंगे, और जो आप रजिस्टर्ड करेंगे ना, वो कहीं जा नहीं सकती। मैं अभी उधर बता रहा था कि जितने मिशन हैं, कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, वहाँ पे QR कोड लगने जा रहे हैं। कोई शिकायत होगी, किसी को पास जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं आपने स्कैन करना है उसको, अपनी शिकायत दर्ज करानी है। तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए।
अब क्योंकि ज़ुबैर गुल साहब का काफ़ी ज़िक्र हुआ, लोग का आपके काम को सराह रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप हर जगह शाह साहब के साथ जा रहे हैं। शेफील्ड में भी आज आप मौजूद हैं, यहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मज़ीद किस तरह से आप यहाँ के लोगों को ये शाह साहब के हवाले से जो काम शाह साहब कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को एतमाद में लेंगे आप भी अपने तरीके से, कि ताकि ये मिल के जिस सफ़र का आगाज़ आपने किया है ये आगे बढ़ सके, पाकिस्तान की इज़्ज़त का, वक़ार का, पाकिस्तान के जो जिस हवाले से हम बात करते हैं कि बैरून मुल्क काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो उनको मिल के किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है ताकि ये जो कम्युनिटी है, ये जो लोग हैं, ये अपने आप को महफूज सब्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बैरिस्टर आबद साहब और जाज फजल साहब, मारूफ साहब और आज के जितने होस्ट हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे भाई कमर रज़ा शाह साहब को आपके दरमियान लेके आए हैं। तो मैं शाह साहब मेरे भाइयों की तरह, मैं इनको जानता हूँ को 25-30 साल से। ये हमारे साथ इन्होंने काम किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, तो इसीलिए मैं इनके साथ बिल्कुल एज ए कारकुन इनके साथ हम एक टीम बन के चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ऐसा साथी ऐसे मनसब पर गया है कि जो हर वक्त अवेलेबल है। इन्होंने ना अपना टेलीफोन बदला है ना कुछ, जहाँ भी हो ये वापस आंसर ज़रूर करते हैं। लोगों के मसले आपके दरमियान आए हैं, आपके साथ मशावरत करने, आपके मसाइल आपके साथ मिल के बैठ के उसका हल ढूंढने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जैसे इन्होंने देखा है कि जैसे पहले से हम काफ़ी देर से कोई 20 साल से ये एजेंडे पे चल रहे थे कि स्पेशल कोर्स होने चाहिए जो स्पीडी ट्रायल से सबसे बड़ा, मैं भी ओवरसीज़ का जितना भी वर्क किया, मेरे आगे भी जो बैरियर आते थे वो यही थे, अदालतों के मामला थे, जो ये बड़ा लंबा प्रोसेस था। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से शाह साहब की अपना इनके टर्न्योर में अदालतें भी बन गई हैं। तो उसके लिए भी हमने शाह साहब को बताया कि उन अदालतों को जो पेपर वर्क है, जो लैंड से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, लैंड माफिया के जो लोग हैं वो आपका पेपर वर्क ख़राब करके आपका सारा वो पटवार खाने से, पुलिस स्टेशन से सारे वो आपके मसले मसाइल जो वो पेपर वर्क ठीक करने के लिए भी ये इंशाअल्लाह ताला इनको रिक्वेस्ट की है कि तमाम जो शहर हैं उनके डीपीओ के ऑफिस में सेल बनाए जाएं, पुलिस के भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तान का अपना इनका अदारा है उसकी निगरानी करे, ताकि वो तमाम सूबों में वो होना बड़ा ज़रूरी है। पटवार खानों में भी जो डीसी वगैरह के ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी इनका एक सेल, जो एक इनका रिलेशन रहना चाहिए, ताकि चेक एंड बैलेंस आपका जो पेपर वर्क ख़राब होके अदालतों के पास जाना है तो वो उस अदालत ने तो आपके वो अगर ख़राब पेपर वर्क पे आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उस स्पीडी ट्रायल का आपको क्या फ़ायदा। तो सबसे बेहतर तो ये जैसे हमारे भाई ऐसे बैठे हैं, अल्लाह ताला और भी ऐसे साथियों को पाकिस्तान ये लेके जाएं, अपनी टीम बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं माजरत के साथ आज मैं कह रहा हूँ हमारे दरमियान से कोई सेनेटर जा रहा है, कोई जाकर मिनिस्टर बन रहा है या कुछ, वो फ़ोन ही नहीं उठाते लोगों की प्रॉब्लम्स यही हैं कि हमारे दरमियान से हम यही चाहते हैं कि हमें ये खुशी की बात है कि कमर रज़ा साहब ऐसे एक नुमाइंदे हमारे उधर पहुँचे हैं जो हमारा हर वक्त जब हमें कोई तकलीफ़ हो, अल्लाह ना करे, मेरे को केसेस आते हैं लोगों के, अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मेरे पास जॉब थी, किसी का मर्डर हो गया या किसी के किडनैपिंग हो गई या किसी के घर हमला हो गया, उसकी जान को इस तरह, तो हम लोगों को बोल दें या पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल दो, तो ये मशीनों ने क्या करना है। जब उस वक्त जब एमरजेंसी आपको ज़रूरत है, हमारे नुमाइंदे हमारे ऑफिस उधर मौजूद हो 24/7, ताकि हमारे लिए वो वक्त जो शुरू का स्टार्ट का वक्त है जब आपको प्रॉब्लम आती, उस वक्त को आपने अगर अपने अदारे के थ्रू पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम शाह साहब से बिल्कुल ये उनसे वादा करते हैं सबके सामने कि ओवरसीज़ में बैठ के हम आपने जो मिशन लेके चले हैं, हमारा ये मिशन है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये जो कर रहे हैं आप, ये बेहतरी, इसमें हम जो भी हमारे इंशाअल्लाह ताला तन मन धन से हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह।
आज के इस प्रोग्राम में सदर आज़ाद कश्मीर के 2 एडवाइज़र मौजूद हैं। एक एडवाइज़र उनका तल्लुक लंदन से है और दूसरे एडवाइज़र उनका तल्लुक बर्मिंघम से है। तो मुगल साहब वो भी तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। अच्छा, क्योंकि नमाज मगरिब का वक्त करीब है तो मैं अब यहाँ से शुरू करूँगा। अस्सलाम। पहले तो हम खुशकिस्मत हैं कि सईद साहब हमारे ओवरसीज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरा एक पिछली दफ़ा भी एक रिक्वेस्ट थी सी कि वे आप ओवरसीज़ मैनिफेस्टो पब्लिश करें ओवरसीज़ की रिक्वायरमेंट में बैरिस्टर आबिद के ज़रिए में, और आपने सुना है, मैंने ये अच्छी तजवीज़ है। लेकिन एक छोटी सी तजवीज़ अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओवरसीज़ बिजनेस स्टार्टअप डिवीज़न आप स्टार्ट करें पाकिस्तान। जो इस मुल्क में जाके पाकिस्तान बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस डिवीज़न से रब्ता करें और फुल सपोर्ट मिले आपसे और OPF के निगरानी से भी मिले। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। थैंक यू। जी माजिद खान साहब, स्वागत लॉर्ड मेयर अपने पास। I'm grateful for everyone who's taken part in this panel today, and I'm grateful for the participants who are here today as well for bringing the event here to Sheffield and enlightening us with the work that you're doing. And please continue with this, and our support is with you. Thank you. जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब इजाज़ फजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का जिसके तवज्जो से माशाल्लाह ये हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। उसके बाद जनाब आबिद साहब और आपके जितने भी फील्ड के जो आपके साथ जनाब शाना बशाना खड़े हैं उनका भी शुक्रिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर यही आप सबको मैसेज दूँगा कि हमारे कमर रज़ा साहब माशाल्लाह ये पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, हम सबका काम बनता है कि इनके हम शाना बशाना खड़े हों और इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। His Excellency, Member House of Lords, Lord Shafat Saab. First of all, I want to thank Kamar Raza Saab for coming. This is the third time we've met and we've been working together. Those of you that know me will know that I don't heap praise just for the sake of it. Actually, I see my role as being a critical friend, both of Pakistan but also the OPF. So where you do well, sir, I will always praise you, but where there's opportunities to do things better, I will always have the courage to tell you that, and I'm sure in my interactions that you've seen it. I mean, all I want to say is in terms of Pakistan, there's a lot of connections between Pakistan and the UK, and I think your key message is about unity. When a bully sees weakness, they will attack, and you can compare and contrast the reaction of how Pakistan reacted when it was attacked in May, and it gave a fitting response in the way some other nations have had to, realize that you may have friendships and alliances, but actually, if you do not show strength yourself, and that's political strength, military strength, diplomatic strength, and we're part of that strength as well here in this country, because we also are overseas Pakistanis, and therefore we care just as much about what happens in this country, but also we do look after what happens in Pakistan, and I will continue to look forward to working alongside you, sir, here or elsewhere in the world. Okay, thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। जनाब जाहिद मुगल साहब, आप कुछ कहना चाहें? हमारे जनाब जाहिद मुगल साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने सारा तमगा इम्तियाज से नवाजा है, तो आज बैरिस्टर साहब ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका, बैरिस्टर साहब, खुसूसन आपका। मैं आपके बारे में इस तरह सोचता हूँ कि मैं आगे सोच रहा था कि मेरे बच्चे को जब कोई प्यार से मिलता है, मैं कितना खुश होता हूँ कि मेरे बेटे को कोई प्यार से मिलता है। तो आप अल्लाह के बंदों की इतनी खिदमत कर रहे हो तो अल्लाह आप पर कितना खुश होगा। तो दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा शाह साहब के बारे में कि रास्ते में जब हमने सफ़र किया, काफ़ी बातें हुई, सफ़र में काफ़ी चीज़ों का आपको पता चलता है। मैंने ये इस तरह सोचा है कि कायनात का हुस्न कुर्बानी है। आपने कभी सोचा है, मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ता हूँ, कि एक खूबसूरत दरख्त हो, कितना ही खूबसूरत उसमें फल हो, कभी आपने सुना उस दरख्त ने खाया हो? कभी नहीं वो खा सकता। मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने वो जो दरख्त बनाया, इतनी मेहनत की है, इतनी कमाई की है, वो फल लेके हमारे घर घर में आ रहे हैं हमें देने के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको सही सुने, इनको बताएं अपने काम और इनका पूरा साथ दें, क्योंकि एक बंदा जब पैसे भी नहीं ले रहा, अपना कारोबार छोड़ के हमारी बातें सुन रहा है, 80 साल की जो गलतियां हैं वो सारी, मैं तो इस तरह समझता हूँ, इस तरह शाह साहब से लोग सवाल करते हैं कि सारा कसूर ही इनका है। तो लेकिन फिर भी ये कितनी कोशिश कर रहे हैं। और ज़ुबैर गुल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमेशा हम देखते हैं, आप काम करते हैं। मुगल साहब आए, लॉर्ड साहब हैं,
मारूफ साहब ने माशाल्लाह हमें यहाँ बुलाया, बहुत शुक्रिया। नायब मोल साहब आए और हमारे ये बड़े हैं हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। दिलप्रीत साहब, राजा गजनफर साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जनाब दिलप्रीत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया एज़ यूजुअल, लेकिन मेरा ख्याल है कि सैयद कमर रज़ा साहब ने अपने जितने हमने सवाल किए उनको जवाब दे दिया है। और एक वो हमारे ना एक प्रोग्राम लगता था कि सारियां बीमारियां का एक हल नवाब ट्यूबवेल। तो हमारा हल एक ही है कि हम एक हो जाएं। अगर हमने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है पाकिस्तान में, तो इन जैसे बंदों के हाथ मजबूत करें। ये मेरा भाई है ज़ुबैर गुल, इसको मैंने अपने फ़ोन में भी ज़ुबैर गुल नहीं लिखा, ज़ुबैर भाई लिखा है। इनकी पार्टी और थी, मेरी और थी, लेकिन हम हर जगह इकट्ठे होते थे। जहाँ ये बुलाते थे मैं जाता था, जहाँ मैं बुलाया ये आते थे। तो ये उसने जमहूरियत का। दूसरा, उस वक्त मैंने थोड़े जज्बात में कहा, मैंने अपनी पाक आर्मी को पैगाम नहीं भेजा, मैं कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा इनके ऊपर सवाल बनता ही नहीं है। जैसे अभी मोल साहब ने कहा कि ये हमारी जंग लड़ रहे हैं, हमें चाहिए कि इनको स्ट्रेंथन करना, हमें चाहिए कि इनके साथ चलना, और ये जो तजवीज़ दे रहे हैं हम इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि शाह साहब, आप बैरिस्टर आबिद जैसे बंदे और नईम भाई जैसे बंदों को एक्टिव करें और इनको रोल दें। हम इंशाल्लाह इनके बाजू बनेंगे, हम आपके साथ चलेंगे जहाँ भी कहेंगे। तो मेरा पैगाम ये है पूरी पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो है कौम को, कि जब हमने एक कौम बन के दिखाया तो अपने से 4-5 गुना बड़े मुल्क को ढेर कर दिया, चाहे वो असले के लिहाज से हो, चाहे वो आर्मी के लिहाज से हो, पब्लिक के लिहाज से हो, हर तरह से, इलाके के हिसाब से हर तरफ बड़ा था और उसके अंदर बहुत गुरूर भी था। लेकिन जब कौम एक हुई है तो वो ढेर हो गया। तो मेरा सलूट है, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरी फौज मजबूत ना हो तो मैं इंडिया से सिर्फ आधा घंटा दूर हूँ। थैंक यू बहुत शुक्रिया। साबिक लॉर्ड मेयर साहब, ज़फ़र खालिद साहब, सर क्या कहेंगे? वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा आप सबसे कि जो भी कोई अच्छा काम करता है आप उनकी मदद कीजिए, ताउन कीजिए, और जो भी हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करता है हमें उनके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। मैं नेक ख्वाहिशात रखता हूँ शाह साहब के लिए कि ये अल्लाह ताला इनको अपने मिशन में कामयाब करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सदर महफिल हाजी महबूब साहब, हमारे बुजुर्ग, सर क्या पैगाम देंगे आप? सवाल जवाब, सवाल तो जवाब तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन मैं शाह साहब को मुबारक देना चाहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ कि शफील आए हैं आप, और मेरे भाई ज़ुबैर गुल साहब, मेरे भाई, इनको भी मुबारक देता हूँ कि इन्हें आज़ाद मिला है। दोस्त लंदन से आए हैं मेरे, काफ़ी अरसे के साथ आज मुलाकात हुई है। थैंक यू आना आपका। मैं एक ही मैसेज है जिस तरह और साथी ने दिया कि हमारी यूनिटी। शाह साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो जब हम इकट्ठे होंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हम आपके साथ हैं। ये जिस वक्त भी आवाज़ देंगे शफीक पूरा आपके साथ इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के इस प्रोग्राम में शाह साहब बरतानिया के एक बड़े शहर और बड़ा एक तारीख़ी सनती शहर है जिसको शेफील्ड कहते हैं। यहाँ इस शहर में पाकिस्तानियों ने बरतानिया को तामीर करने में, बरतानिया को डेवलप करने में इस शहर से, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर था, यहाँ से बड़ी मेहनत की, मजदूरी की, और इस शहर के लोग बरतानिया के बड़े ऐवानों तक भी पहुँचे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुँचे, पार्लियामेंट तक पहुँचे। और आज आप इस छत के नीचे जब चेयरमैन OPF यहाँ पे मौजूद हैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुत्तहिद करने के लिए, तो वो अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, उसके दिफा के लिए इकट्ठे हों। तो आज इस छत से वो जो आज की 60 की दाई में, 50 की दाई में मज़दूर लोग आए थे, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी औलादें भी मौजूद हैं। तमाम तर मसाइल डिस्कस होने के बावजूद एक चीज़ पे लोग आज मुत्तफ़िक हैं, इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद। और इस इत्तेहाद की वजह से लोगों का ये कहना है कि हम सब अपनी तमाम तर इख्तिलाफ़ात जो है उनको एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।